everyone, my name is Tina Bhardwaj and today I am going to explore a very important topic that is nuclear fuel cycle. So let's start this. So first of all, table of content. सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ओवरव्यू न्यूक्लियर फ्यूल। अगर हम साइकिल पढ़ाएं न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल तो सबसे पहले हम उसमें न्यूक्लियर फ्यूल देखेंगे। जो नेचुरली जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूल की तरह काम जो पाया जाता है वो होता है यूरेनियम। न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल, फ्रंट एंड ऑफ द साइकिल, बैक एंड ऑफ द साइकिल, ये चीज़ें इसमें पढ़नी है हमको और इसमें स्टेजेस आती हैं वो पढ़ना है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल, द थिंग्स टू नो अबाउट द न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल, सम कुछ इंपॉर्टेंस है इसकी वो पढ़नी है। चैलेंजेस, कंक्लूजन, रेफरेंसेस एंड थैंक यू। सो introduction. So what is nuclear fuel cycle? Nuclear fuel cycle refers to the complete series of processes in which अगर हम अपनी भाषा में देखें तो न्यूक्लियर साइकिल जो है, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल वो बेसिकली अ सीरीज ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें जो एक न्यूक्लियर फ्यूल लिया जाता है, जैसे यूरेनियम, उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट में लिया जाता है, वहाँ पर उसको उससे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करी जाती है और फिर जो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट हुई उससे जो फ्यूल बचा हुआ है वो स्पेंट जो फ्यूल है उसको मैनेज करना, वो सारे स्टेप्स इसी के अंदर आते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल ओवरव्यू, तो मैंने बताया कि इसमें ये एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है, तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स यानी स्टेजेस आती हैं, दैट इज माइनिंग, फ्यूल एनरिचमेंट, कन्वर्जन, फ्यूल फैब्रिकेशन एटसेट्रा। सो यूरेनियम रिलेटिवली कॉमन एलिमेंट दैट इज फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। यूरेनियम जो है बहुत सारी कंट्रीज में पाया जाता है एंड इसको प्रोसेस किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करने से पहले। फ्यूल रिमूव्ड फ्रॉम अ रिएक्टर आफ्टर इट हैज रीच्ड द एंड, मतलब जितनी एनर्जी वो दे सकता था उसने दे दी। न्यूक्लियर रिएक्टर में हमने जो उससे एनर्जी प्रोड्यूस करवाई, अब उसने जो एनर्जी देनी थी उसने वो दे दी। अब उस जो फ्यूल बचा है उसको या तो हम रिसाइकिल करते हैं और जो नहीं हो पाता रिसाइकिल उसको हम फाइनल वेस्ट के लिए बेच देते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल से पहले हम देखेंगे न्यूक्लियर फ्यूल क्या है। सो तो न्यूक्लियर फ्यूल कोई ऐसा मटेरियल जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन करने के बाद में न्यूक्लियर एनर्जी हमको प्रोवाइड करवाता है, ये या प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियर फ्यूल। सो ऐसे न्यूक्लियर मटेरियल दो तरह के होते हैं, एक तो है फिजाइल और दूसरा होता है फ्यूजनेबल। तो मटेरियल दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजाइल और दूसरे होते हैं फ्यूजनेबल। ठीक है, तो फिजाइल का मतलब होता है कि जो जल्दी फिजन रिएक्शन करते हैं और जल्दी टूट जाते हैं, तो प्लूटोनियम और यूरेनियम इसका एग्जाम्पल है। फ्यूजनेबल जो होता है उसमें जो कि फ्यूजन रिएक्शन करते हैं, जैसे ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जो कि सन के कोर में ही पाई जाती है। फ्यूजनेबल रिएक्शन हमारी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में नहीं होती है। सो यूरेनियम जो हमारा नेचुरली अगर फिशनेबल न्यूक्लियर फ्यूल है, जैसे मटेरियल है, जो कि इसके भी कई सारे आइसोटोप्स हैं, जैसे यूरेनियम 238 जिसका परसेंटेज 99.3% होता है यूरेनियम में। यूरेनियम 235 जो होता है एक केवल 0.7% होता है और जो यूरेनियम 234 है केवल कुछ अमाउंट में पाया जाता है। तो अदर फिशनेबल मटेरियल आर plutonium 239 and uranium 233 which can be produced artificially from U-238 and thorium 232. Uranium is slightly radioactive metal. यूरेनियम जो है स्लाइटली रेडियोएक्टिव मेटल है जो कि हमारी अर्थ क्रस्ट में थ्रू आउट द वर्ल्ड मिलता है। ये कैसे कैसे प्रेजेंट होगा, कुछ रॉक्स में प्रेजेंट होगा, सॉइल में प्रेजेंट होगा, यहाँ तक कि कई रिवर्स में और सी वाटर में भी हमें देखने को मिलता है। अगर इसका हम परसेंटेज का एक अंदाज़ा लगाएं तो ऐसे कह सकते हैं कि पूरी अर्थ क्रस्ट में ग्रेनाइट जो होती है 60% बनाती है और उसका भी 4 पार्ट 1 मिलियन जो होता है वो हमारा यूरेनियम होता है। अब जो यूरेनियम है वो खुद रेडियोएक्टिव नहीं होता, इसमें जो रेडियोएक्टिव होती है वो एसोसिएट होती है यूरेनियम के साथ जो भी और अदर एलिमेंट्स पड़े हुए होते हैं, जो कि जब हम उसकी माइनिंग करते हैं तो वो अलग हो जाता है। यहाँ पर इनकी जो डिके होता है तो उनकी प्रोसेस से डिकिंग प्रोसेस से रेडिएक्टिविटी इसमें आ जाती है।
वर्ल्ड में बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर यूरेनियम की कंसंट्रेशन अच्छी तरह से पाई जाती है। फिर वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है एज अ इकोनॉमिकली फीजिबल। इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब होता है कि यानी कि किसी भी मिनरल को अगर हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि उसको माइनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो जो निकालने में उसका जो एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चा हुआ है उससे ज़्यादा हमको उससे वो हमें लाभ दिखा दे आगे, तो उसको हम कहेंगे इकोनॉमिकली फीजिबल। तो ऐसी ऐसी जो कंसंट्रेशन है मिनरल्स की, जैसे कि यूरेनियम, जो कि हम इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसको उसको हम और बोल देते हैं। सो न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल, दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूक्लियर साइकिल। इसमें देखो दो पार्ट है, एक होगा फ्रंट एंड ऑफ द साइकिल और दूसरा होता है बैक एंड ऑफ द साइकिल। वैसे मेन होते हैं इसके तीन। फ्रंट एंड ऑफ द साइकिल में देखो माइनिंग, फिर माइनिंग होती है, फिर कन्वर्जन, एनरिचमेंट एंड फ्यूल फैब्रिकेशन। फिर इस फ्यूल फैब्रिकेशन को न्यूक्लियर रिएक्टर में लिया जाता है। बेसिकली देखो यहाँ से माइनिंग से लेके फ्यूल फैब्रिकेशन तक का पार्ट है, यानी कि जो फ्यूल तैयार किया गया है इसको हम फ्रंट एंड में डाल देते हैं, ठीक है। फिर बाद में ये जो फ्यूल तैयार किया है इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में लिया जाता है। अब ना तो ये बैक में है ना एंड में, सॉरी फ्रंट में ना बैक में, तो इसको हम मिडल पार्ट भी इसका बोल सकते हैं। फिर इसके बाद में जो वेस्टेज बच रहा है बैक एंड ऑफ द साइकिल में ये आता है, इंटरनल स्टोरेज। फिर स्पेंट फ्यूल की रिप्रोसेसिंग होती है, फिर फाइनल डिपोजिशन होता है इसका। रिप्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ से यूरेनियम और प्लूटोनियम इनको यहाँ से क्या करते हैं, रिकवर कर लेते हैं। फ्रंट एंड ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। सबसे पहले जो फ्रंट एंड ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल स्टार्ट हो रहा है वो कैसे होता है, जो फ्रंट एंड ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल है वो स्टार्ट होता है यूरेनियम की माइनिंग से, ठीक है। अब इसकी माइनिंग तो हम तब करेंगे जब हमें ये पता होगा कि यूरेनियम सबसे ज़्यादा पाया कहाँ जा रहा है। तो वेराइटी ऑफ टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू लोकेट यूरेनियम, जैसे एयरबोर्न रेडियोमेट्रिक सर्वेज, केमिकल सैंपलिंग ऑफ ग्राउंड वाटर एंड सॉइल, एंड एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग टू अंडरस्टैंड अंडरलाइंग जियोलॉजी। केमिकल सैंपलिंग करी जाती है, ड्रिलिंग करी जाती है, जिससे हम उसका अमाउंट का पता लगाते हैं कि यहाँ पर यूरेनियम ज़्यादा लोकेटेड है। वंस एक बार जब हमें यूरेनियम पता लग जाता है कि यहाँ पर यूरेनियम है, तो वहाँ पर उसकी माइन डेवलपिंग करी जाती है और डेवलपमेंट ड्रिलिंग करी जाती है, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि कितना यूरेनियम जो है वहाँ पर अवेलेबल है और कितना इसको रिकवर करने में कॉस्ट आएगा। सो न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल की कुछ स्टेजेस हैं, जैसे माइनिंग, कन्वर्जन, एनरिचमेंट, फ्यूल फैब्रिकेशन, रिएक्टर ऑपरेशन, स्पेंट फ्यूल स्टोरेज, रिप्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग, वेस्ट डिस्पोजल। माइनिंग, यूरेनियम और माइनिंग, हमने उसकी माइनिंग कर ली, एक्सट्रैक्ट कर लिया यूरेनियम को, फिर उसकी क्रशिंग और ग्राइंडिंग करते हैं। यहाँ पे देखो क्रशिंग और ग्राइंडिंग हो रही है इसकी, ताकि अदर एलिमेंट जो उससे जुड़े हुए थे वो इनको हम अलग कर पाएँ। फिर उनकी केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसको केमिकल प्रोसेस करी जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, यूरेनियम इसमें घुल जाता है और फिर इसको फिल्टर करते हैं, तो जो सॉलिड वेस्ट है वो यहाँ से अलग हो जाता है। फिर जो इसको हम फिर से केमिकल प्रोसेसिंग करते हैं इसकी, और इसको थोड़ा सॉलिड फॉर्म में बना लेते हैं, जिसको हम येलो केक बोलते हैं, U3O8, जिसकी ड्राइंग एंड पैकेजिंग होती है। अगला स्टेप है इसका कन्वर्जन प्रोसेस। कन्वर्जन प्रोसेस में जो हमने येलो केक बनाया था उसकी प्योरीफिकेशन करते हैं, इसका प्योरीफिकेशन करेंगे, यानी येलो केक जो होता है यहाँ पर इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होते हैं जिसको हम प्योरीफाई करते हैं, केमिकल प्रोसेस इसको प्योरीफाई किया जाता है। उसके बाद उसका कन्वर्जन किया जाता है UF6 गैस में, क्योंकि जो UF6 गैस है ये नेचुरली गैस वाली फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और जो कि एनरिचमेंट के लिए ज़रूरी भी है। अब इसको स्टोरेज किया जाता है सिलेंडर्स में, फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है एनरिचमेंट प्लांट के लिए। नंबर 3, एनरिचमेंट प्रोसेस। अब जो UF6 है यहाँ पर ये इनपुट की तरह यहाँ पर काम करेगा। ये UF6 गैस जो है इसको
इससे इसमें अगला स्टेप ये होता है कि आइसोटोप्स का जो सेपरेशन किया जाता है, यानी कि यूरेनियम में कई आइसोटोप्स होते हैं U238, U235, लेकिन U238 है ये जो है फिजन रिएक्शन ज़्यादा नहीं करता है, तो U235 ही हमारा मेन फिजनेबल फ्यूल है। तो इसका यहाँ पर आइसोटोप सेपरेशन किया जाता है बाय द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। इसको मैं रिमूव ही कर दूँ तो ही सही है। ओके, सो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड या फिर दूसरा होता है एक डिफ्यूजन गैस, उसके थ्रू हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, फिर इसको एनरिस्ट किया जाता है, यानी कि इसका जो क्वांटिटी होती है बहुत कम होती है, तो इसको U235 की परसेंटेज बढ़ाते हैं 3 से 5%, फिर इसको सिलेंडर्स में स्टोर कर लेते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्यूल फैब्रिकेशन के लिए। फ्यूल फैब्रिकेशन में क्या होता है, जो UF6 एनरिस्ट सिलेंडर थे उनको कन्वर्ट करते हैं, ये जो गैस थी इसको कन्वर्ट करते हैं फिर से U2 पाउडर में केमिकल प्रोसेस के थ्रू, फिर इसकी पैलेटाइजिंग एंड साइंटरिंग करी जाती है। पैलेटाइजिंग का मतलब होता है कि इसके छोटे छोटे मतलब इसको सॉलिड करके इसके छोटे छोटे पैलेट्स बनाए जाते हैं, और इसकी साइंटरिंग यानी हीटिंग करी जाती है ताकि इसको ये स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में हो जाए। फिर इनके जो पैलेट्स बने हैं उनको एक ट्यूब्स में रखते हैं, यानी कि जो कि जर्कोनियम की बनी होती है, फिर इनकी बहुत सारी मतलब नंबर ऑफ फ्लेट रॉड इसमें लगाए जाते हैं, यानी इनको असेंबलीज बोलते हैं, फिर रिएक्टर में ले जाए जाते हैं। तो फिफ्थ स्टेज है न्यू रिएक्टर ऑपरेशन। फ्यूल असेंबलीज को लोड किया जाता है रिएक्टर में, फिर फिजन रिएक्शन स्टार्ट होती है। फिजन रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगी, यहाँ पे जो यूरेनियम है, यूरेनियम 235 न्यूट्रॉन की वजह से ये रिएक्शन करेगा और बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है, बेरियम और क्रिप्टॉन, ठीक है, बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटेगा। इसके साथ में यहाँ पर रिलीज होंगे 3 न्यूट्रॉन, और साथ में क्या होता है बहुत सारी एनर्जी, यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी मिलती है। अब ये 3 न्यूट्रॉन है फिर से आके यूरेनियम के एटम्स को हिट करेंगे और 9 से 3 करके 9 न्यूट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, रिलीज करेंगे वो, फिर से ऐसे करके एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो जो शुरुआत में जो रिएक्शन होती है वो स्टार्ट कराई जाती है, वो स्टार्ट खुद से नहीं होती है, ठीक है, और एक चेन रिएक्शन इसमें चलती रहती है। अब इसमें क्या है, ये जो हीट प्रोड्यूस होती है इससे वाटर गर्म होता है और उसको स्टीम प्रोडक्शन में लिया जाता है, और वहाँ पर उससे क्या किया जाता है, स्टीम प्रोड्यूस करी जाती है। फिर ये स्टीम जो है वो टरबाइन पर रन कराते हैं, टरबाइन जो होता है जनरेटर से क्या होता है कनेक्टेड रहता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो रिएक्टर है अगर उसमें स्टीम बनती रही तो क्या हो जाएगा, एकदम मतलब हीट बहुत ज़्यादा, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलती है, अगर ये एनर्जी निकलती रही तो क्या होगा, रिएक्टर फट जाएगा। तो उसको कंट्रोल करना भी होता है, तो इसी वजह से उसमें ग्रेफाइट या फिर बोरॉन की रॉड्स लगी होती हैं जो कि कंट्रोल करते हैं उस रिएक्शन को, और जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको थोड़ा कम करने के लिए कूलेंट लगाया जाता है। तो अगली स्टेज है सिक्स्थ स्टेज स्पेंट फ्यूल वाली। तो स्पेंट फ्यूल यानी कि जो यूरेनियम से मतलब जितनी एनर्जी निकलनी थी वो निकल गई, अब उसके बाद में जब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो जो बचा हुआ फ्यूल होता है उसको हम स्पेंट फ्यूल कहते हैं। फिर उसके बाद में जो स्पेंट फ्यूल है, अब इसमें क्या है, लेकिन इसमें भी अभी भी काफ़ी रेडिएक्टिविटी होती है और बहुत ज़्यादा हीट होती है इसमें, तो इसको डायरेक्टली हम कहीं डंप नहीं कर सकते, इसी वजह से पहले इसको कूलिंग करी जाती है इसकी, यानी कि जो पॉन्ड वगैरह होता है उसमें इसकी कूलिंग करते हैं, ठंडा करते हैं, इसको टेम्परेरी स्टोर करते हैं 5 से 7 साल के लिए, ठीक है। फिर उसको जब ये ठंडा हो जाता है इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि वाटर क्या करता है, रिएक्टिविटी को भी कम करता है और हीट को भी एब्जॉर्ब करता है इससे। सो केमिकल सेपरेशन, अब इसके बाद में जब ये ठंडा हो जाता है, रिएक्टिविटी इसकी थोड़ी कितना कम हो जाती है, तो इसकी फिर हम केमिकल सेपरेशन के थ्रू वो करते हैं,
रीप्रोसेसिंग वाली चीज़ें करेंगे। रीप्रोसेसिंग में क्या होगा, इसमें से हम यूरेनियम और प्लूटोनियम जो कि रिकवर करते हैं उसको नई फ्यूल की तरह हम यूज़ करते हैं, तो उनको यहाँ से रिकवर कर लिया जाता है, और जो बचा हुआ वेस्ट है जो कि रिसाइकल नहीं हो सकता उसको डिस्पोजल के लिए सेंड भेज दिया जाता है। अभी जो वेस्ट मैनेजमेंट अगली स्टेज है, अगली एंड लास्ट। तो इसका जो वेस्ट बनता है यही हाई लेवल का न्यूक्लियर वेस्ट होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही हवा में नहीं छोड़ सकते, अगर हवा में भी रेडिएटिविटी जाएगी तो वो भी ह्यूमन को, एनिमल्स को, एनवायरमेंट को बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट करेगी। तो इसको क्या करते हैं, हम कांच के साथ में इसको पिघलाते हैं और इसके छोटे छोटे ग्लास लॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। फिर उनको सिक्योर पैकेजिंग करते हैं, यानी कि ड्राई कैस्क वगैरह में, ड्राई कैस्क क्या होता है, कंक्रीट के बने हुए डब्बे टाइप होते हैं, उनको उसमें सिक्योर पैकेजिंग करी जाती है। फिर डीप जियोलॉजिकल एरिया में इसको डिस्पोज कर दिया जाता है, और फिर उनकी लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग करी जाती है सरकार और साइंटिस्ट के द्वारा, ताकि उनके कॉन्टेक्ट में ना कोई आए। सस्टेनेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। आज की डेट में देखें तो लगभग 40% जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो न्यूक्लियर एनर्जी से आ रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी कवर कर रही है, जबकि बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो कि अभी भी मतलब इसको यूज़ करना चाह रही हैं, और अभी तो यूज़ कर ही रही हैं, डिपेंड है अभी फिलहाल में, लेकिन आगे भी अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए इसको यूज़ करना चाह रही हैं। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी का जो बढ़ता हुआ डिमांड है, इस ये जो है न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल की डिमांड को भी बढ़ाता है और उसका मैनेजमेंट को भी, ठीक है। तो जो कंसर्न मतलब कुछ एफर्ट्स की ज़रूरत है इसमें क्या लगाए जा सकते हैं, वो होता है यूरेनियम। हाँ, तो इसमें मतलब क्या एफर्ट लगाए जा सकते हैं, जैसे यूरेनियम का जो रिसोर्स है उनका अच्छा बेटर यूटिलाइजेशन किया जाए, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए ये सिक्योर रह सके। दूसरा, जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूल है, यानी कि यूरेनियम का जो फ्यूल है उसको इम्प्रूव करें, न्यूक्लियर फ्यूल की जो परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके, ठीक है। एंड टू प्रॉपरली मैनेज स्पेंट फ्यूल, और जो स्पेंट फ्यूल है उसको अभी प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए। लॉन्ग टर्म स्टोरेज और रीप्रोसेसिंग कहीं हो, उसकी रिसाइकलिंग हो, एक्सेट्रा, ठीक है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन साथ में, एक मिनट इसको हटाऊँ पहले। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ में आईएईए क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि सपोर्ट करती है अपने मेंबर्स को टू डेवलप materials, fuels and fuel cycles for new innovative nuclear reactors which could be more efficient in utilizing uranium fuel। एंड आईएईए जो है, ये जो एजेंसी है, ये क्या करती है, सपोर्ट करती है अपने मेंबर्स को, ताकि वो ऐसे मटेरियल्स बनाएं, ऐसे फ्यूल बनाएं या फिर ऐसे न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल तैयार करें जो कि नए इनोवेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने में, इन सब में क्या करती है, उसको हेल्प करती है। ओके, द थिंग्स टू नो अबाउट द न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। अब कुछ चीज़ें जो हमें न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल के बारे में पता होनी चाहिए। तो अभी मैंने बताया न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल क्या है, सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, जैसे माइनिंग, वेलिंग, कन्वर्जन, एनरिचमेंट, है ना, फ्यूल फैब्रिकेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, एक्सेट्रा। ये तो फ्रंट एंड हो गया। बैक एंड में स्पेंट फ्यूल का मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग और रिप्रोसेसिंग, सारी चीज़ें आ जाएंगी। All steps of the nuclear fuel cycle generate radioactive waste।
which has to be managed responsibly and in environmentally sustainable manner. अब सारे स्टेप जो है न्यूक्लियर साइकिल के जनरेट करते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट, ठीक है, जिसको हमें एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मैनर में रिस्पॉन्सिबली मैनेज करना पड़ेगा, है ना, मैनेज कर सकते हैं एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मैनर में, जैसे कि एनवायरमेंट यानी कि एनवायरमेंट को वो चीज़ें हार्म ना करे, ठीक है, तो ऐसे हमें उसको मैनेज करना है। नेक्स्ट, बेसिकली आज जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं इसके लिए, तो वो रॉ मटेरियल हमारा कौन है, यूरेनियम, which is processed into a form suitable for fuel fabrication. The biggest uranium producer are कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया और कजाकिस्तान, ठीक है, ये मैं चीज़ें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके कुछ इम्पोर्टेंस देख लीजिए। इम्पोर्टेंस क्या है कि ये सस्टेनेबल एनर्जी प्रोवाइड कराता है, सबसे पहली बात, प्रोवाइड सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स, ठीक है, यानी कि अगर हम एक बार फ्यूल को उसमें लगा दें, यानी कि एक बार हमने यूरेनियम को उसमें लगा दी, यूरेनियम की रॉड्स लगा दी, तो वो क्या होगा, एक बार हमने यूरेनियम की रॉड्स लगा दी तो वो सालों साल तक क्या है, लगातार वो कंटिन्यू अपना प्रोसेस करती रहेंगी, एनर्जी प्रोड्यूस करती रहेंगी, ठीक है। अब हम पहले क्या करते थे कि फॉसिल फ्यूल से, ठीक है, अभी भी होता है, लेकिन जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गई, गैसेस हो गई, इनसे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो उसका जो उन पर हमारी जो डिपेंडेंस है उसको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद जब उनको रिड्यूस करेगा तो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन उनसे होता है, तो लो कार्बन एमिशन भी होगा जब उन पर डिपेंडेंस कम हो रही है, तो है ना, हाई एनर्जी एफिशिएंसी होती है। और जो हमारा वेस्ट भी हो रहा है न्यूक्लियर मटेरियल का, उसको रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं उसकी। सपोर्ट एनर्जी सिक्योरिटी, यानी कोई भी देश अगर अपना खुद का एनर्जी मतलब एनर्जी सिक्योरिटी चाह रहा है तो खुद का न्यूक्लियर प्रोग्राम बना सेटअप कर सकता है और एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसकी जो डिपेंडेंस है दूसरे देशों पर खत्म हो लेगी। प्रमोट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, जहाँ पर भी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर क्या है, बहुत सारी इनोवेशन वगैरह और रिसर्च वाले चीज़ें यहाँ पर क्या होती हैं, ग्रोथ करती हैं, तो इसी वजह से बोला है प्रमोट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ। इसके साथ कुछ चैलेंजेस जो है, जैसे हाई कॉस्ट ऑफ सेटअप, इसको बनाना ही अपने आप में एक बड़ा काम है, जैसे हाई कॉस्ट ऑफ सेटअप एंड मेंटेनेंस। रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, अब सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो उसका जो एनर्जी तो बना ले, लेकिन जो वेस्ट बचा है भाई उसको मैनेज करना बड़ी टेढ़ी खीर है। उसको मैंने अभी जो बताया था कि जैसे उसको पूल में रखते हैं, तालाब बना के रखते हैं, 5 से 7 साल तक वहीं रखा जाता है, फिर उसकी रिसाइकलिंग वगैरह करी जाती है, तो उसके बावजूद भी रेडिएशन अगर हुई तो चेरनोबिल वगैरह उसकी घटना हम देख चुके हैं, तो क्या नाम है इसका, क्या है, मैनेजमेंट जो होना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, कहने का मतलब ये है। क्योंकि रेडियो एक्टिविटी चेरनोबिल और हम फुकुशिमा में हम देख सकते हैं, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो लोगों को क्या होता है, पब्लिक अपोजिशन में रहती है इसके, ठीक है, जहाँ पर भी होते हैं, और उनको डर रहता है कि रेडियो एक्टिव न फैल जाए। सेफ्टी कंसर्न, वही चीज़। दूसरा, रिस्क ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, यानी जैसे कोई भी कंट्री अगर इसका क्या कर रही है, कोई भी कंट्री इसका गलत मिसयूज़ कर रही है, यानी कि कुछ न्यूक्लियर वेपन्स बना लेते हैं, फिर उनको गलत तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि अमेरिका ने जापान पर जो एटॉमिक बम गिराए थे, तो वो क्या था, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन था, तो इसका जो इंटरनेशनल जो मतलब एक सेफ्टी वो भी होनी चाहिए। डीकमीशनिंग प्रॉब्लम्स, डीकमीशनिंग प्रॉब्लम क्या होती है, यानी कि जब ये ओल्ड हो जाता है न्यूक्लियर प्लांट तो उसको तोड़ना या उसके यूज़ को बंद करना भी अपने आप में एक हाई कॉस्ट वाली चीज़ है। सो दिस इज द चैलेंज, ठीक है। कंक्लूजन की बात करें तो इसका कंक्लूजन क्या है कि हमें फ्यूल साइकिल प्लेज अ वाइटल रोल इन एंश्योरिंग एफिशिएंट लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन। अगर हम यूरेनियम का जो रिसोर्सेज हैं उनका अगर अच्छे तरीके से हम उनको यूज़ करें, एफिशिएंटली यूटिलाइज करें उसको, और उसका जो वेस्ट है उसको अच्छी तरह से मैनेज करें, तो हमें एक क्लीन एनर्जी, यानी कि विदाउट ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह जो कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग इन सब के लिए जो जिम्मेदार हो रही हैं, उनका क्या होगा,
वो चीज़ें नहीं होंगी और हमें एक क्लीन एनर्जी मिल पाएगी। ठीक है, सो ये चीज़ें थी। एंड थैंक यू, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना।